हमारा अगला टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले था हमारा उसी कुंडली में धारा परिवर्तन होके और उसके कारण जो प्रेरण होता है वो स्वप्रेरण कहलाता है। और अब है अन्योन्य प्रेरण। यदि दो कुंडलियां एक दूसरे के क्या कर रखी हैं, निकट रख रखी हैं और एक में धारा परिवर्तन के कारण इसमें फ्लक्स परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित विद्युत बाहुबल या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक में परिवर्तन होता है पहले वाले में और दूसरे वाले में उसका प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जिससे हुआ उसको प्राइमरी और जो जिससे पे हुआ उसको सेकेंडरी कुंडली कहा जाता है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? व्यंजक निकालते हैं। किसके लिए? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे यदि N2 ये क्या है? फेरों की संख्या है, φ2 क्या है? वो फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स ग्रंथिका होगी वो क्या होगी? N2 φ2। और ये अनुक्रमानुपाती किसकी होगी? I1 की। पहले उसी धारा की होती थी, अब इस धारा की होगी। इसके कारण वहाँ चुंबकीय फ्लक्स में क्या आया है? परिवर्तन आया है। अब यदि हम इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? हमें नियतांक लगाना पड़ेगा और वह नियतांक है m। इसी m को क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसी को कहा जाता है। तो अब यदि ये निकालना हो तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? N2 φ2 अपॉन I1। ये हमारे पास क्या गया? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक हो गया। फिर पुनः इसके कारण वहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो जो E है, यदि हम इस E की बात करें तो वो क्या होगा? माइनस N2 डेल φ2 अपॉन डेल T। तो अब देखिए यदि इसको हम ये लिखें φ2 सॉरी हम यदि इसको करें N2 φ2 अपॉन डेल T, तो देखिए इसका मान हमारे पास है N2 φ2 क्या होता है? M/I1। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल M/I1 अपॉन डेल T। यदि M बाहर निकाल दिया जाए ये हो जाएगा डेल I1 अपॉन डेल T। ये हो गया हमारे पास विद्युत जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और यहाँ यदि हम क्या करें? M निकालें तो M बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन डेल I1 अपॉन डेल T। यदि इसमें M भी किससे? इसकी जो मात्रक है हेनरी है, जैसे हमारा किसका था? स्वप्रेरण गुणांक का था। सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं। यहाँ पे भी यदि हम देखिए दो परिभाषाएं हो सकती है। यदि हम इसको डेल I1 अपॉन डेल T कितना हो? एक इकाई हो, तो इसका मतलब है कि हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है उसके संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर है वो एक इकाई हो। वैसे ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि I1 बराबर 1, मतलब यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होगा, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर या 1 इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। देखिए अन्योन्य प्रेरण में हमने यहाँ से आपको समझाया। तो देखिए जब यहाँ धारा ऑन की गई तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है वो बढ़ी, उसके कारण यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा और इससे लगा इसमें चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ा, जिसके कारण यहाँ प्रेरित धारा विपरीत दिशा में हुई। और वैसे ही यदि हम नीचे की बात करें कि हमने यहाँ क्या कर दिया कि कुंजी जो है वो खोल दी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? धारा कम होते हुए एकदम शून्य स्तर पे आ जाएगी, जिसके कारण अब क्या है? ये उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में पहले वाली प्राथमिक कुंडली में क्या हो रही थी? धारा बह रही थी। तो ये प्रक्रिया है हमारे जो अन्योन्य प्रेरण में जो घटना है, मैं उसको बताना चाह रहा था। और यही अन्योन्य प्रेरण का जो सूत्र है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण के कुछ उदाहरण, जैसे दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का जो व्यंजक है वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। माना हमारे पास क्या जो प्राथमिक जो कुंडली है एक तरह से परिनालिका है वो ये है और जो द्वितीयक है वो छोटी है और ये है। माना इसमें फेरों की संख्या N1 है, इसमें फेरों की संख्या N2 है और इसमें से बहने वाली धारा I1 है। तो इसके कारण इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसे हम B1 कहेंगे, तो B1 बराबर क्या होगा? म्यू 0
N1 और I1। यदि N1 प्रति एकांक लंबाई पर क्या है, फेरों की संख्या है, और हमारे पास पूरी संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, N1, और ये हो गया हमारे पास I1, ये हमारे पास आ गया B1। अब हमें फ्लक्स ज्ञात करनी है, जो φ2 की हम बात कर रहे हैं, तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1A, A इसका होगा और B1 किसका, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हमारे पास B1 है μ0 N1L, और यहाँ पे आ जाएगा I1 × A, ये हमारे पास हो गया φ2। लेकिन हमें पता है कि जो फ्लक्स ग्रंथिका है द्वितीयक की वो कितनी है, N2 φ2, और इसमें हम लिख सकते हैं N2 इसके साथ आ जाएगा तो ये आ जाएगा μ0 N1 N2 I1 A/L, L इसके लिए है। अब स्वप्रेरकत्व से अन्योन्य प्रेरण से हम जो M है वो M कितना लिख सकते हैं, N2 φ2/I1। तो इसमें हम यदि मान रख दें μ0 N1 N2 I1 A/I1, I1 से I1 कट जाएगा और जो N1/L है यहाँ बचा हुआ, तो हमारे पास जो M आएगा वो आएगा μ0 N1/L N2 × A। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n भी लिख सकते हैं, तो M बराबर क्या हो सकता है, μ0 N1 N2 A। तो ये दोनों क्या है, हमारे जो हमारी दो समाक्ष परिनालिकाएं हैं उनके बीच जो अन्योन्य प्रेरण है वो होगा। अगला है हमारे लिए सेकंड, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण। हमारे पास दो कुंडलियां हैं, माना ये पहली कुंडली और ये द्वितीय कुंडली जो उसके निकट रखी हुई है। पहली कुंडली में माना उसकी त्रिज्या कितनी है, R1, और उसमें फेरों की संख्या N1 है, उसमें बहने वाली धारा I1 है, और उसके कारण जो फ्लक्स इससे आबद्ध है वो φ2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जो हमारा होगा B1। हमें पता है इस कुंडली का क्या होता है, μ0 N1 I1/2R1। ये किसका हो गया, इस कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हमें पता है जो φ2 है वो हम निकालेंगे तो वो कितना होता है, B1A। B1 हमारे पास ये आ गया μ0 N1 I1, और यहाँ पे हो गया 2R1, और जो एरिया है वो A है। ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा πr2 का वर्ग। R2 किसकी, इसकी त्रिज्या है। अब हमें फ्लक्स ग्रंथिका चाहिए N2 φ2, तो N2 φ2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे μ0 N1 N2 I1 πr2²/2R1। और हमें पता है अन्योन्य प्रेरण को क्या लिखा जाता है, N2 φ2/I1। इसमें हम ये मान रखेंगे μ0 N1 N2 I1 πr2², और अपॉन आ जाएगा आपका 2R1, और अपॉन हुआ I1 जो यहाँ आया ये कट गया। तो M जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है μ0 N1 N2 पाई को यदि हम आगे ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा R2²/2R1। तो ये हो गया हमारे लिए जो दो समतल कुंडलियां हैं उनके बीच जो हमारा अन्योन्य प्रेरण है उसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अगला है स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, मतलब M में संबंध ज्ञात करना। इसके लिए हम लेते हैं, माना दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली है हमारी C1 और एक कुंडली हो गई C2। ठीक है, पहले वाले में जो कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, दूसरे में N2 है। इसका स्वप्रेरण गुणांक L1 है, इसका प्रेरण गुणांक स्वप्रेरण गुणांक L2 है, और इन दोनों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, M है। इसमें से बहने वाली जो धारा है I1 है, और उसमें से जो बहने वाली धारा क्या है, I2 है। अब इस आधार पे देखिए जो फ्लक्स इससे जुड़ी हुई है, इसके कारण यहाँ पे वो φ1 है, और इसके कारण जो फ्लक्स इसके साथ जुड़ी हुई है क्या है, हमारी φ2 है। तो हम देखेंगे जो C1 के लिए, C1 जो कुंडली है उसके लिए जो L1 है वो क्या होगा, N1 φ1/I1। L2 C2 के लिए L2 क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 φ2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2। इसी के लिए यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इसके लिए जो हमारे पास M आएगा, इसके लिए क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही है और दो तरीके से निकाला जाता है, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, N1
phi1 और यहाँ पे आ जाएगा I2, क्योंकि इसके कारण ये होगा। C2 के लिए क्या हो जाएगा, हम M ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब होगा N2 phi2 और यहाँ पे I1, इसके कारण वहाँ पे फ्लक्स है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब हम यदि ये करें, देखिए L1 L2 कितना आ रहा है हमारे पास, N1 N2 phi1 phi2 अपॉन I1 इंटू I2। ऐसे ही m गुणा गया m की घात, तो N1 N2 phi1 phi2 आ रहा, देखिए दोनों वही चीज़ आ रही है, I1 I2। तो m स्क्वायर इतना आ गया। यदि हम इन समीकरणों की बात करें 1 और 2, तो आप 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 हो जाएगा। तो m जो हमारे पास आएगा वो आएगा वर्गमूल L1 L2। ये हमारे पास क्या हो गई, ये होती है आदर्श स्थिति, लेकिन ऐसी स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इसमें एक और गुणांक जोड़ दिया जाता है जिसे युग्मन गुणांक कहते हैं। तो जो m बराबर आता है वो है k और हमारे पास आएगा L1 L2। तो ये हमारे पास जो k है इसे हम क्या कहते हैं, युग्मन गुणांक कहते हैं, कि युग्मन किस प्रकार से हो रहा है। अब उस समीकरण में जो हमने युग्मन गुणांक जो नियतांक लिया था उसकी परिस्थितियां बताते हैं कि युग्मन क्या होता है और किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो पहला, जैसे हम दो कुंडलियों को या दो तारों को किस ढंग से युग्मित कर सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। पहला वाला त्रिड़ कहा जाता है, यहाँ पे k 1 के बराबर होता है, अतः m बराबर क्या, k 1 हो गया, m बराबर वर्गमूल L1 L2 हो जाएगा। ये इसमें दृढ़ है और इसमें कोई भी युग्मन नहीं हुआ है, तो k बराबर 0 हो जाएगा, अतः m बराबर 0 हो जाएगा। L1 और L2 जरूरी नहीं है कि 0 हो। तो देखिए यदि m 0 है तो जरूरी नहीं कि L1 L2 0 है, लेकिन यदि L1 और L2 0 है तो m का 0 होना आवश्यक है। उसके बाद अगला है, इसमें अल्प युग्मन है एक दूसरे से, तो k का मान 1 से बहुत ज़्यादा कम होता है, उस हिसाब से इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा। तीसरा है सामान्य, जो हम अधिकतर ट्रांसफार्मर में या किसी जगह पर प्रयोग करते हैं, ये इंसुलेशन के लिए, ये जो दो निशान दिखा रखे हैं प्रयोग करते हैं, यहाँ पे k का मान क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ना तो 1 के बराबर होता है ना 0 के बराबर, इसके बीच में होता है। इस प्रकार से युग्मन गुणांक अलग अलग जो युग्मित किए जाते हैं उनके आधार पर निर्भर करता है।